Hello dear students, welcome to AEC Plus digital platform of advanced engineering classes। 4 दिसंबर 2023 लगभग एक महीना शेष आपके एसएससी जेई मेंस एग्जाम के लिए। आशा करता हूं आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कराने के लिए हम लाए हैं शौर्य सीरीज। शौर्य सीरीज में मैंने सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जिसका आज 5th सेशन है। ठीक है, चलिए आप अपनी कॉपी उठा लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और रिवाइज करके आए होंगे, मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट्स चाहते हैं सर आपकी हमें कांस्टेंट सपोर्ट की जरूरत है तो आप क्या करिए, एईसी प्लस ऐप पर प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच हमने लॉन्च किया है जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और 3000 से ज्यादा क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस गेट और ईएससी के लेवल के हैं, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एसएससी मेंस में और टीसीएस पैटर्न पर हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको चाहिए कि आपको टेस्ट सीरीज देने मिले तो 100 से ज्यादा टेस्ट भी अवेलेबल है जिनमें 20 क्या है 20 फुल लेंथ टेस्ट हैं। इतना सब करने के बाद आपकी प्रिपरेशन का लेवल बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स का आज 5th सेशन जिसमें सीपीएस एनालिसिस हमने पिछले सेशन में किया था और आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, चलिए ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो और ज्यादा क्वेश्चंस मैं इसके लिए लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखो, a sand deposit has a porosity of 0.375। न्यूमेरिकल करने का कैसा तरीका, गिवन डेटा तुरंत लिखना है। चलिए देखिए n is equals to 0.375, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना 2.6, द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आई क्रिटिकल पूछ रहा है सैंड के लिए। लास्ट सेशन में कितने सारे क्वेश्चन इसके कर लिए, चलो लगा दो g-1 इंटू 1 माइनस एन। क्लियर है, ये तो अब सबके टिप्स पर हो गया होगा। 2.6 माइनस 1 माइनस एन इज 0.375। चलो कैलसी उठाओ सॉल्व करो, कैलसी उठाओ सॉल्व करो फटाफट। तो 2.6 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0.375, ये कितना आएगा 1.6, ये कितना आएगा 1. सेकेंड 2.6 1.6 इंटू 1 माइनस 0.375 इज 1 इज इक्वल्स टू 1। तो आई क्रिटिकल कितना आ गया आपके पास, ये 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो ये तो अपन करके आए, इस पे ज्यादा टाइम नहीं देते। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाओ भाई, हो गया। चलो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अपरेंट कोहेजन इन सेंस इज एग्जिबिटेड मेनली ड्यू टू। चलो एक टर्म आता है अपरेंट कोहेजन, अपरेंट कोहेजन टर्म आया, वो बोल रहा है कि सैंड में अपरेंट कोहेजन किन किन कारणों के कारण होगा। ये 3 स्टेटमेंट दिए आपको बताना है। चलिए अपरेंट कोहेजन पता है तो आप लगा लोगे कैसे। अपरेंट कोहेजन क्या होता है, पहली बात तो अपरेंट वर्ड का मतलब क्या हुआ, अपरेंट मतलब आभासीय तौर पर, आभास। अब ये आभास कैसे लिखते हैं, लो ठीक है। तो सैंड में कोहेजन होता है क्या, नहीं होता, लेकिन अपरेंट कोहेजन कैसे होगा जानते हैं। देखो, तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये सैंड के, 2 ग्रेन पार्टिकल है सैंड के, इनके बीच में क्या होगा जब कैपिलरी एक्शन किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण। तो पानी क्या किया, सक किया, जब सक किया तो नेगेटिव पोर प्रेशर आया, नेगेटिव पोर प्रेशर आ गया तो इनके बीच में आया पानी, क्या आया, वाटर हमने बोल दिया, इनके बीच में आ गया वाटर। तो वाटर क्या करेगा, इन दोनों के बीच में एक मेनिस्कस फॉर्म कर लेगा। क्या फॉर्म कर लेगा, एक मेनिस्कस फॉर्म कर लेगा, मेनिस्कस फॉर्म हो गया। ठीक है, अब वाटर की टेंडेंसी क्या है, इन दोनों के ऊपर सरफेस टेंशन लगाएगा। तो सरफेस टेंशन कैसे लगेगा, ये देखो, ये टेंशन लगाया तो ये पार्टिकल नंबर 1 किसका, सैंड का, पार्टिकल नंबर 2 इन दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचेगा, तो ये पार्टिकल जुड़े रहेंगे। अब बताइए कि ये जब जुड़े रहेंगे तो क्या कोहेजन है, क्या नहीं, लेकिन जुड़े फिर भी हैं, तो इसलिए क्या बोला इसको, अपरेंट कोहेजन। ये कहलाएगा भाई अपरेंट कोहेजन, सरफेस टेंशन के कारण एक्ट करता है। किसके कारण, सरफेस टेंशन इसका रीजन है अपरेंट कोहेजन का। ओके क्लियर है। चलो तो आपने एक टर्म सुना होगा, बहुत फेमस टर्म है क्या, बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड ऐसे ही होगी, क्या हुआ, अब ऐसे ऐसे पार्टिकल बहुत सारे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, ऐसे 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 ये जुड़ गए मतलब। ठीक है, तो ये
जुड़ गए तो इन्होंने बीच में क्या एक हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर बना लिया। हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर बना लिया मतलब बीच में एक खाली वॉल्यूम है। तो ऐसे ऐसे सैंड की क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। इसको क्या बोलते हैं हम, बल्किंग ऑफ सैंड। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो आप बताइए कि डेंसिटी डिक्रीज होगी क्या? हाँ होगी। क्यों? डेंसिटी हम क्या पढ़ते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सैंड की वॉल्यूम इंक्रीज किस कारण से हुई, सरफेस टेंशन फोर्स ने अपर हैंड कोहेजन लगाया, उस कारण पार्टिकल पास पास आ गए और बीच में क्या हुआ, एक हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर बन गया। चलिए ठीक है, ये समझ में आता है। तो वॉल्यूम क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो इसका मतलब क्या, डेंसिटी डिक्रीज हुई, डेंसिटी डिक्रीज हुई। समझ आया? तो देखो, या तो ये बोल लो कि अपर हैंड कोहेजन इंक्रीज्ड वॉल्यूम, सॉरी हाँ इंक्रीज वॉल्यूम के कारण होगा, ठीक है। या फिर ये बोल लो कि अपर हैंड कोहेजन डिक्रीज डेंसिटी के कारण या रिडक्शन इन डेंसिटी के कारण होगा। दोनों बात सेम है। चलिए अब अपन ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या दिया है। Consider the following statement. Apparent cohesion is in sense is exhibited mainly due to reduction in density. अभी बताया मैंने, डेंसिटी आप रिड्यूस कर दो या वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, apparent cohesion होगा। चलो पहला स्टेटमेंट तो सही। इंक्रीज इन डेंसिटी अपोजिट स्टेटमेंट है, सब समझते हैं। ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। चलो ये गलत हो गया। कैपिलरी मॉइस्चर इन पोर्स, कैपिलरी मॉइस्चर इन पोर्स, पहला स्टेटमेंट ही मेरा क्या था, जब कैपिलरी एक्शन हुआ, सक्शन हुआ पानी का ऊपर, किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। तो कैपिलरी जब होगा तब कैपिलरी एक्शन फोर्स होगा, तभी जाके तो क्या होगा, क्या अपरेंट कोहेजन हो पाएगा। ठीक है, चलो तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, कैपिलरी मॉइस्चर इन फोर्स के कारण अपरेंट कोहेजन होता है। 2 and 3 इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 and 3 आर करेक्ट ना, 1 and 3 आर करेक्ट, सेकंड वन इज रॉन्ग, बताते भी नहीं भाई। 1 and 3 इज करेक्ट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके 83, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द हाइड्रोलिक हेड ऑफ अ पॉइंट एट अ पॉइंट इन द सॉइल इंक्लूड्स पीजोमेट्रिक हेड एज वेल एज डेटम हेड। तो ये बोल रहा है दो हेड आ जाएंगे क्या, हेड हाइड्रोलिक हेड में पीजोमेट्रिक हेड भी होता है और डेटम हेड भी होता है। चलो पहले हाइड्रोलिक हेड जान लें क्या होता है। तो हाइड्रोलिक हेड को मैं लिख रहा हूं स्मॉल कैपिटल एच स्मॉल एच, ऐसा हाइड्रोलिक हेड। हाइड्रोलिक हेड होता है पीजोमेट्रिक हेड, पीजोमेट्रिक हेड प्लस पीजो हाइड्रोलिक हेड, सॉरी पीज, एक सेकेंड, हाइड्रोलिक हेड क्या होता है, पीजोमेट्रिक हेड नहीं, एक मिनट। हाइड्रोलिक हेड होता है प्रेशर हेड, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। हाइड्रोलिक हेड क्या होता है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड। क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड। ये होता है पीजोमेट्रिक हेड। तो हाइड्रोलिक हेड इधर लिख ही देता हूं मैं, हाइड्रोलिक हेड। तो हाइड्रोलिक हेड पीजोमेट्रिक हेड के बराबर होता है। तो देखो क्या दे रहा है, हाइड्रोलिक हेड, पीजोमेट्रिक हेड और डेटम हेड दोनों का एडिशन होगा क्या, नहीं, ये तो एक्स्ट्रा लिख दिया उसने। ठीक है, तो बस पीजोमेट्रिक हेड ही हाइड्रोलिक हेड होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ पाइपिंग इन सॉइल occurs when effective pressure becomes equal to 0। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो मतलब सोल है सब इस चैप्टर का। अब देखो इफेक्टिव प्रेशर क्या, ग्रेन, सॉइल का ग्रेन जो एक दूसरे ग्रेन पर प्रेशर लगा रहा है वो है इफेक्टिव प्रेशर। अब पाइपिंग कब अकर करेगी, जब इफेक्टिव प्रेशर 0 हो जाएगा। एक सॉइल दूसरे सॉइल पर अपना भार लगा रहा है, स्ट्रेस लगा रहा है, अब ये 0 हो गया तो क्या, पानी पुचुक से बाहर, पानी बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा मतलब पाइपिंग होने लगेगी। या ये तो चलो बॉइलिंग हो गया, पाइपिंग मतलब क्या, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में गया तो ये बॉइलिंग हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तो यही होगा ना, सॉइल के ग्रेन्स की इफेक्टिव स्ट्रेस खत्म तो वहां पर पानी घुसने लगेगा, पानी घुसेगा तो एक पाइपिंग जैसी क्या बना लेगा, एक पाइप टाइप की आकृति बना लेगा। उसको क्या बोलेंगे, पाइपिंग इन सॉइल अकर्स व्हेन इफेक्टिव प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 0। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। पाइपिंग इन सॉइल अकर्स व्हेन सॉइल इज हाईली पोरस। अब एक बात बताइए कि पाइपिंग इन सॉइल अकर्स व्हेन सॉइल इज हाईली पोरस, हाईली पोरस सॉइल क्या होगी, हाईली पोरस मतलब जिसके वॉइड्स बड़े होंगे, जिसके वॉइड्स ज्यादा होंगे, बड़े होंगे मतलब, तो ज्यादा नहीं होंगे, बड़े होंगे। किस में ज्यादा होते हैं, अरे सॉरी ज्यादा नहीं, बड़े बड़े। तो हाईली पोरस किसके, ग्रेवल के वॉइड्स बड़े होते हैं। ठीक है, तो देखो ग्रेवल है, ग्रेवल को मूव कराने के लिए, ग्रेवल साइज का जो स्ट्रक्चर पार्टिकल है उसको मूव करने के लिए ज्यादा डिस्चार्ज लगेगा।
ज्यादा डिस्चार्ज लगेगा तो वैसे अगर ज्यादा डिस्चार्ज नहीं है तो इसको मूव करा पाओगे क्या? नहीं करा पाओगे। तो पाइपिंग हाईली पोरस में हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। किस में हो पाएगी पाइपिंग? सैंड के पार्टिकल्स को इजीली, जो सैचुरेटेड सैंड रहती है उसके पार्टिकल्स को इजीली पानी क्या रिमूव कर देता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। हाईली पोरस में क्या आएगा? ग्रेवल। हाईली पोरस में आएगा ग्रेवल। तो पाइपिंग इन सॉइल अकर्स व्हेन सॉइल इज हाईली पोरस, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग। तो 1 and 2 आर करेक्ट। तो बी इज करेक्ट। अरे यार, बी इज करेक्ट। चलो, अरे फर्स्ट भी तो रॉन्ग किया अपन ने, ये भी तो रॉन्ग किया, तो बी थोड़ी ना करेक्ट होगा। बी करेक्ट नहीं होगा, बी करेक्ट होगा। 2 ओनली करेक्ट, तो ये तो रॉन्ग हुआ ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब बताना है आपको, करेक्ट बताना। पहली बात तो ये देख लिया करो, करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट। ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ अ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट कैन नॉट बी लेस देन 1। ये कैन नॉट बी मतलब इसने एक फरमान टाइप का सुना दिया कि ये कभी 1 से कम हो ही नहीं सकती। चलो देखते हैं। जनरली जो सेंसिटिविटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, मानता हूं। जनरली सेंसिटिविटी ग्रेटर देन 1 होती है, मानता हूं। अब इसको करने के पहले मैं बता देता हूं सेंसिटिविटी होती क्या है। तो सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्या यूसीएस, क्या अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल, अनडिस्टर्ब्ड soil sample divided by unconfined compressive strength of remolded soil sample। क्या? remolded soil sample। unconfined compressive strength बोल दो या shear strength भी हम बोल सकते हैं। shear strength of undisturbed soil sample divided by shear strength of remolded soil sample। तो ये होती है सेंसिटिविटी। तो वो बोल रहा है कि ये कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकती। जनरली 1 से ज्यादा होती है सेंसिटिविटी, ये मानता हूं। लेकिन एक केस आता है स्टिफ क्ले में। क्या? स्टिफ क्ले में। किसमें? स्टिफ क्ले में क्या हुआ? फिसर्स या कुछ क्रैक्स मिले। स्टिफ क्ले में क्या फिसर्स और क्रैक्स हुए, तो क्या होगा? रिमोल्ड होने के बाद वो क्रैक्स या फिसर्स, जो छोटे छोटे फिसर्स मतलब महीन जो छोटे छोटे क्रैक्स होंगे वो फिल हो जाएंगे। जब वो फिल हो गए तो स्ट्रेंथ ज्यादा देंगे कि कम देंगे? रिमोल्ड होने के बाद स्ट्रेंथ ज्यादा देंगे। तो यूसीएस क्या हो जाएगा? ये ज्यादा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यूसीएस रिमोल्डेड ज्यादा हो जाएगा। जब ये ज्यादा हो जाएगा तो ये एसटी मतलब सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 से कम होगी ना? हाँ होगी। किस केस में? जब स्टिफ क्ले में फिसर्स और क्रैक्स हैं, उसको रिमोल्ड किया तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, रिमोल्डेड स्ट्रेंथ ज्यादा तो सेंसिटिविटी कम। तो ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल है क्या? नहीं, कैन नॉट बी। इसने फरमान सुनाया है तो ये तो गलत बात हो गई। ठीक है, चलो तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। A saturated loose sand deposit liquefies when water flows through it in upward direction अंडर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो बोल रहा है जो सैचुरेटेड लूज सैंड है, सिंपल सी बात है, लिक्विफेक्शन सैचुरेटेड लूज सैंड में होता है। ठीक है, लूज सैचुरेटेड सैंड में होगा लिक्विफेक्शन। दूसरी बात बोल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में जब वाटर फ्लो करेगा, यही तो है। लिक्विफेक्शन किसके कारण होता है? क्या हुआ? अर्थक्वेक आया या कोई टेक्टोनिक प्लेट जो अर्थ नीचे हैं, जो अर्थ के नीचे हैं, उसमें क्या हुआ? कुछ मूवमेंट हुआ तो पानी तो नीचे भरा हुआ है, तो उसमें क्या हुआ? पोर प्रेशर जनरेट हुआ। पोर प्रेशर जब जनरेट हुआ तो इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब जो सॉइल के ग्रेन है, सैंड के ग्रेन पार्टिकल्स है, वो जो जुड़े इफेक्टिव स्ट्रेस लगा रहे थे एक दूसरे के ऊपर, वो धीरे धीरे कम होती गई। और जहां रिड्यूस टू जीरो मतलब जब जीरो हो गई या जीरो से भी कम हो गई, तो जीरो हो गई तो क्या हुआ? आपका पानी बाहर, अपवर्ड डायरेक्शन में पानी बाहर। इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? लिक्विफेक्शन। तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। चलो थर्ड, अ क्विक क्ले हैज वेरी हाई सेंसिटिविटी। सही बात है। सेंसिटिविटी की बात करें तो एक टेबल बता देता हूं, इससे तो इजीली समझ में आ जाएगा कैसे। चलो देखो, इधर लिखता हूं मैं सेंसिटिविटी। चलो कलर चेंज किया। चलो इधर लिखता हूं मैं सेंसिटिविटी और इधर लिखता हूं इसका डिस्क्रिप्शन। सेंसिटिविटी लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो ये क्या हो जाएगी? इनसेंसिटिव। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या हुई? 2 से 4, 4 से 8, ऐसे लिख लो, 4 से 8, 8 से 16 और ग्रेटर देन 16। ठीक है, 2 से 4 में क्या हुई आपकी? इनसेंसिटिव। फिर थोड़ा इनसेंसिटिव हुई तो इसके बाद क्या आएगा तुम्हारा? सेंसिटिव। सॉरी, इसके बाद आएगा मीडियम सेंसिटिव। सेंसिटिव को मैं एसईएन लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? सेंसिटिव। इसके बाद क्या होगा आपका? एक्स्ट्रा सेंसिटिव।
ठीक है, इसके बाद हो जाएगी अनस्टेबल। अनस्टेबल यहां लिख रहा हूं अनस्टेबल, और अनस्टेबल को इस साइड लिख रहा हूं, अनस्टेबल को और क्या कह सकते हैं, क्विक। क्विक। तो ये क्या पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है कि अ क्विक क्ले हैज वेरी हाई सेंसिटिविटी। यस, क्विक क्ले की वेरी हाई सेंसिटिविटी होती है, तो थर्ड इज करेक्ट। 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्या कह रहा है, सॉइल हैज डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁻⁷। तो डिस्चार्ज वेलोसिटी लिख दो, वीडी से लिख रहा हूं मैं, डिस्चार्ज वेलोसिटी वीडी इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब वाइड रेशियो ऑफ 0.5, वाइड रेशियो क्या दिया है, 0.5 दिया हुआ है। बोल रहा है सीपेज वेलोसिटी बताइए, सीपेज वेलोसिटी बीएस, सीपेज वेलोसिटी बताइए। ठीक है, अब एक चीज बताइए आप, सीपेज वेलोसिटी का मतलब क्या। सीपेज वेलोसिटी मतलब जब वाटर सिर्फ वॉइड या इंटराइसिस, मतलब जो वॉइड क्या रहे, वॉइड के थ्रू ही फिल करे, मतलब फ्लो करे, वाटर फ्लो किससे करे, वॉइड के थ्रू, सिर्फ वॉइड के थ्रू। ये डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या है, पूरी सॉइल के वॉल्यूम में वाटर का फ्लो करा रही है, उसके करस्पॉन्डिंग है डिस्चार्ज वेलोसिटी। सॉइल के वॉइड से सिर्फ जब वाटर जा रहा है उसको बोलते हैं हम सीपेज वेलोसिटी। अब आप बताइए, सॉइल के वॉइड की साइज कम होगी ना एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है, उससे कम हुई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम क्या जानते हैं, जब एरिया क्या हुआ आपका, सॉरी आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, एरिया आपका क्या हुआ, आपका एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा। तो सीपेज वेलोसिटी क्या हो गया, सीपेज वेलोसिटी में क्या, वॉइड का एरिया कम तो सीपेज वेलोसिटी ज्यादा आएगी, किससे, डिस्चार्ज वेलोसिटी। ये भी सवाल पूछा गया है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, कई बार ये सवाल पूछा गया कि सीपेज वेलोसिटी ज्यादा होती है कि डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो आपको पता चल गया सीपेज वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होगी। चलिए ये भी लिख लीजिए, इधर पैक करके लिख देता हूं, सीपेज वेलोसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी होगी। आपको मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि इसका वॉइड का एरिया कम हो जाता है। चलो देखो 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 देखो, सॉल्व करते हैं। सीपेज वेलोसिटी होती है डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। ठीक है, सीपेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्चार्ज वेलोसिटी बाय पोरोसिटी। क्लियर, पोरोसिटी निकाल लो, यही तो खेलते हुए आ रहे हैं यार। n इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई, ई इज व्हाट 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5 इज व्हाट 5 बाय 1.5 इज व्हाट 1 बाय 0.5 बाय 1.5 डिवाइडेड इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, n आ गया आपके पास 1/3। पुट करो, डिस्चार्ज वेलोसिटी इज 5 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है, 1/3, 3 ऊपर गया, कितना आ गया 15 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। क्लियर है, क्लियर है। चलो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ आया, सीपेज वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होगी किससे, डिस्चार्ज वेलोसिटी। प्रूफ भी हो गया, सवाल से ये प्रूफ भी हो गया। चलो आगे बढ़ो। 86 क्या कहता है, द पोरोसिटी ऑफ अ सर्टेन सॉइल सैंपल वाज फाउंड टू बी 80%, वाज फाउंड टू बी 80%। तो पोरोसिटी क्या है, 80% है। एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी वाज 2.7, g इज 2.7। द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल बी एस्टिमेटेड। ये बताऊं क्या, अभी पहला सवाल भी यही किया, फिर से पूछ लिया। चलो लिखता हूं, आई क्रिटिकल इज इक्वल्स टू g - 1 × 1 - n। तो g - 1, g is what 2.7, 2.7 minus 1 into 1 minus n, 1 minus n, n is what 0.8। इसको सॉल्व करो तो ये आया 1.7, 1.7 into 0.2। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि 0.34 मेरे को दिख गया ऊपर। चलो क्लियर है, समझ आया, ये तो अपन कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 87 बोल रहा है, टू ऑब्जर्वेशन वेल, चलो ये अच्छा सवाल है, पढ़ो। दो ऑब्जर्वेशन वेल्स हैं पेनिट्रेटिंग इनटू अ कन्फाइंड एक्यूफर, कन्फाइंड एक्यूफर आर लोकेटेड 1500 मीटर अपार्ट। चलो यहां तक का पढ़ा, हम लिख लेते हैं कैसे, देखो वेल है क्या अपने पास, वेल नहीं है, चलो हाथ से बना लेते हैं। एक ऑब्जर्वेशन वेल ये हो गया, और अब तिरछा उल्टा बने, आप लोग कंसीडर करना, ठीक है, फ्री हैंड से बना रहा हूं। ये हो गया आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल, ठीक है। अब बोल रहा है फ्लो हो रहा है, चलो मानते हैं कि फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल क्या करेगी, ग्राउंड वाटर टेबल फॉल करेगी। ग्राउंड वाटर टेबल कैसे फॉल करेगी, ऐसे फॉल करी ग्राउंड वाटर टेबल, चलो ठीक है, फॉल करी तो इधर पे ग्राउंड वाटर टेबल की ये है,
और इधर पोजीशन ग्राउंड वाटर टेबल की ये रही, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। ये कितने मीटर अपार्ट है? ये 1500 मीटर अपार्ट है। ये 1500 मीटर अपार्ट इसको बोल दिया। डिस्टेंस कितना है? ये डी बोल देता हूँ, एच डी बोल देता हूँ, रुको, 1500 मीटर, ठीक है। आगे पढ़ूं? आगे पढ़ता हूं, देखो। इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो हेड्स ऑफ 50 मीटर एंड 25 मीटर आर इंडिकेटेड एट दीज टू ऑब्जर्वेशन वेल। तो इधर पे हाइट कितनी है? 50 मीटर, क्लियर। और इधर पे हाइट कितनी है? 25 मीटर। लॉस होगा ना वाटर का, आगे फ्लो करेगा तो लॉस हुआ, तो कुछ ड्रॉ डाउन हो गया, तो 25 मीटर इधर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर द एक्वीफर इज 30 मीटर पर डे। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी मतलब के की वैल्यू कितनी दी है? 30 मीटर पर डे। बोल रहा है कि आप बताइए, एंड इट्स पोरोसिटी इज 0.25, पोरोसिटी भी दे दिया, n 0.25 दे दिया। The time of the travel of an inert racer from one well to another। वो पूछ रहा है कि टाइम ऑफ ट्रेवल, कहाँ गया भाई टाइम? ये देखो, ये पूछ रहा है टाइम, टाइम ऑफ ट्रेवल पूछ रहा है भाई। स्पीड और डिस्टेंस का सवाल नहीं लग रहा आपको? वो बोल रहा है इधर आपने अगर एक इनर्ट रेसर छोड़ा, इधर आपने एक इनर्ट रेसर छोड़ा, उसको इधर जाने में कितना टाइम लगेगा? समझ आई बात? ये समझ आ गई ना आपको बात? तो चलो ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं टाइम? कैसे निकालते हैं? चलो शुरू से चलते हैं। क्या स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आपको क्या चाहिए? टाइम। टाइम चाहिए तो कैसे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, क्लियर। डिस्टेंस क्या है आपके पास? डिस्टेंस आपको दिया है, ये ट्रेबल। अब ये मत कहना सर ये तिरछा भाग रहा है, नहीं, अपन को एक डिस्टेंस दिया हुआ है 1500 मीटर, ठीक है। ये क्या 1500 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, क्लियर। आपको चाहिए बस स्पीड मिल गई अगर आपको। आप बताइए टाइम निकाल लोगे? आप टाइम निकाल लोगे ना अगर स्पीड मिल जाएगी, क्लियर है। चलो देखो, आपको स्पीड निकालने के लिए कुछ डेटा दिया है, क्या? 30 मीटर पर डे ये है आपकी, और एन दिया हुआ है आपको, ये देखो। इसके लिए ऐड करना पड़ेगा क्या? मुझे स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, हाँ, जगह तो कहीं दिख नहीं रही है, चलो ऐड करता हूं स्लाइड। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है आपका? ये डार्सी लॉ लगा देता हूं मैं इधर। डार्सी लॉ, वेलोसिटी कितना होता है? के इंटू आई। के इंटू आई वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू के, आपको दिया है 30 मीटर पर डे। आई, आई क्या होता है? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये हो गया 30। हेड लॉस कितना हुआ? हेड लॉस कितना हुआ? देखो 50 मीटर से 25 मीटर तक गया, तो हेड लॉस हुआ ना, तो 50 माइनस 25 हेड लॉस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितना फॉलो ट्रेवल किया? 1500। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 30 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1500, 150, ये है 0.5। तो आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई? 0.5। ये आ गई आपके पास वेलोसिटी। अब ये कौन सी वेलोसिटी आती है डार्सी लॉ से? ये आती है डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो इधर ही मैं लिख दे रहा हूँ, क्या? ये है डिस्चार्ज वेलोसिटी, ये है डिस्चार्ज वेलोसिटी। आपको क्या वो इनर ट्रेसर कहाँ वाइड टू वाइड जाएगा ना, वाइड से जाएगा क्या? सॉइल के ग्रेन से चला जाएगा? नहीं, वाइड से जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया आपको? सीपेज वेलोसिटी निकालना बताया। कैसे निकालोगे? डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। आपकी मदद उसने की है, पोरोसिटी दी है कितना? 0.25 आपको पोरोसिटी दी है, तो डिस्चार्ज वेलोसिटी कितना? 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। तो ये सीपेज वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास? 2 मीटर पर डे। मीटर पर डे में ही आएगी, क्लियर है, क्योंकि ये मीटर पर डे में परमेबिलिटी दी है, तो ये मीटर पर डे में आ गया। इसको भी लिख देता हूं मीटर पर डे, क्लियर। ठीक है, तो इधर से भी देख लो कि डिस्चार्ज वेलोसिटी कम है किससे? सीपेज वेलोसिटी से, क्लियर। चलो पीछे चलते हैं। आपके पास वेलोसिटी आ गई, आपके पास सॉरी वेलोसिटी आ गई मतलब स्पीड आ गई। आपको क्या टाइम निकालना है? चलो यहां निकाल दूं, खोज पूछ हो जाएगा। इधर लिख देता हूं, चलो देखो टाइम, डिस्टेंस कितना है? 1500 डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी आई आपके पास? 2 मीटर पर डे। तो मीटर पर डे, इसको इधर लिख देता हूं, इधर ये मीटर में है, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या, सॉरी ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 750 डे, ऊपर गया तो 750 डेज आपको लग जाएगा
आपको नहीं, ट्रेसर को, सॉरी आप थोड़ी, उसमें ट्रेसर को लग जाएगा 750 डेज पहुंचने में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ आया ना कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ एन अंडरग्राउंड स्ट्रेटम इज 0.001 मीटर पर सेकंड। तो के कितना दिया है उसने, तुरंत लिखते जाओ, तुरंत प्रॉब्लम सिंपल होती जाएगी। डिस्चार्ज ऑब्टेन फ्रॉम अ वेल ऑफ अ एरिया 20 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना है इनटू दिस स्ट्रेटम विथ ड्रॉडाउन ऑफ 2 मीटर। तो ड्रॉडाउन दिया है उसने, ड्रॉडाउन कितना 2 मीटर की दिया है। पूछ रहा है डिस्चार्ज क्या होगा, पूछा है डिस्चार्ज क्या होगा। थोड़ा सा क्या है कि इसमें ना इसने बताया कि कन्फाइंड एक्यूफर है कि अनकन्फाइंड एक्यूफर, ये कुछ इसने ऐसे बताया नहीं है। तो ये थोड़ा सा तो क्वेश्चन में कुछ कुछ मिसिंग लग रहा है ना। डिस्टेंस बताया, आर की वैल्यू भी कुछ नहीं बताया। चलिए एक ना एच की वैल्यू दी ना, हाइट दी उसने किसकी, वेल की, या फिर जितना ग्राउंड वाटर टेबल की भी हाइट नहीं दी। इसको मैं ड्रॉ डाउन की जगह क्या लिख दूं, इसको मैं ड्रॉ डाउन पर यूनिट, इसको मैं ड्रॉ डाउन पर यूनिट पर मीटर बोलता हूं, पर मीटर लेंथ मान लूं। तो ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा ना। कैसे, 2 मीटर पर मीटर लेंथ। क्लियर, आई बन गया। तो देखो इसको मैं आई बोल देता हूं। तो डिस्चार्ज क्या होता है, के आई ए बाय डार्सीज लॉ, बाय लिख देता हूं यार, बाय डार्सीज लॉ। डार्सीज लॉ ने अपने को क्यू की वैल्यू क्या दी, के आई ए। देखो के कितना है आपके पास, के इज 0.001 इंटू मीटर पर सेकेंड। देखो इधर जरा, देखो इधर एलपीएम में पूछ रहा है ना, लीटर पर मिनट में पूछ रहा है, तो ये मीटर पर सेकंड में। चलो लास्ट में देखते हैं। तो मीटर लिखता जाता हूं मैं यार, यूनिट तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। इन मीटर पर सेकंड के आई, आई तो कट जाएगा ना, मीटर से मीटर कट गया तो 2 इंटू एरिया, एरिया 20 मीटर स्क्वायर, कितना 20 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा देखना। ये तो हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर क्यूब, 2 2 जा 4 4, तो 0.4, ये एक जीरो गया तो 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। चलो ये आया, ये आया। अब आपको बदलना है लीटर में, बताता हूं मैं। ये है 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आपको चाहिए लीटर में। तो देखो मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर होता है, ये आप जानते हो। कहाँ लिखूं यार, चलो इधर लिख देता हूं। कैसे, देखो 0.04 मीटर क्यूब से लीटर में गया तो 10⁻³ सेकेंड। सेकंड में मतलब क्या, मिनट में पूछा है, मिनट चाहिए तो ऊपर 60 से इंटू होगा। ठीक है, 60 से ऊपर इंटू कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एलपीएम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आया, ये आया 2400 LPM, लीटर पर मिनट। क्लियर है, क्लियर, समझ आया कि नहीं, समझ आया ये। ठीक है, तो ये 60 ऊपर क्यों, क्योंकि सेकंड है, सेकंड से मिनट में बदलना था तो ऊपर चला गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर, समझ आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल। लास्ट लेक्चर में मैंने कितनी बार इसको बताया। ठीक है, तो फिर से वही आ गया। आप इस बार कम से कम सही बोल रहा है। पहले क्या बोल रहा था, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज कर गया परमेबिलिटी को। अपन ने कितनी बहस की, नहीं करेगा ना, क्योंकि वहां बैठ गया वो तो फ्लो को रोकेगा, डिक्रीज करेगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट। एंट्रैप्ड एयर डिक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल, डिक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, यस वो भी रोकेगी, किसको, फ्लो ऑफ वाटर को रोकेगी, हाँ रोकेगी। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। 1 and 2 आर करेक्ट, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओ माय गॉड। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, ये पढ़ो और करेक्ट बताओ। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सैंड डज नॉट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन एंगल। वो बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सैंड डज नॉट अफेक्ट, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है किसमें, सैंड में, तो वो फ्रिक्शन एंगल को अफेक्ट नहीं करेगा। ये बात गलत है, पूरी सही नहीं है। ये अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन एंगल को स्लाइटली लेकिन अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। Moisture introduces capillary effect in a sandy soil leading to apparent increases in angle of internal friction। वो बोल रहा है कि अगर moisture introduce करा है तो capillary effect in a moisture introduces capillary effect in a sandy soil leading to apparent increase in angle of internal friction।
पहला पहला नहीं, शायद दूसरा क्वेश्चन किया था, अगर मॉइस्चर आएगा सैंड में तो अपरेंट कोहेजन आएगा, ना कि अपरेंट इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये गलत लिख दिया तो ये तो गलत हो गया इधर से, ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब बोल रहा है कि मॉइस्चर इंट्रोड्यूसेस कैपिलरी इफेक्ट इन अ सैंडी सॉइल लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ अपरेंट कोहेजन। अपन ने तो बहुत ज्यादा डिस्कस करके आए, तो डायरेक्ट में लगाता हूं इसको, ये तो सही हो गया। The capillary film is broken by drying or submergence leading to loss in the apparent cohesion। इस पॉइंट पे बात नहीं की थी क्या? अब जब वॉल्यूम बढ़ा किसका? सैंड का। किसके कारण? अपरेंट कोहेजन के कारण। अपरेंट कोहेजन किसके कारण है? सरफेस टेंशन के कारण है, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ा तो हुई बल्किंग ऑफ सैंड। अगर इसको आप ड्राई कर दोगे, किसको? इसको, वो बोल रहा है पहले बात तो ड्राई कर दिया, ठीक है, ड्राई कर दिया सैंड को, तो ये अपरेंट कोहेजन खत्म हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर इसको फुली सबमर्ज कर दोगे, फुली सबमर्ज कर दिया मतलब सारे वॉइड्स फिल हो गए वाटर से, तो क्या हो जाएगा? सबमर्जेंस हुआ तो अपरेंट कोहेजन खत्म हो जाएगा। अपरेंट कोहेजन जैसे ही खत्म होगा तो फिर से क्या वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि कैपिलरी फिल्म इज ब्रोकन बाय ड्राइंग। यस, कैपिलरी फिल्म ब्रोक हो जाएगी। सबमर्जेंस लीडिंग टू, ड्राइंग कर दो या सबमर्जेंस कर दो तो लॉस इन अपरेंट कोहेजन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो क्लियर है। एक चीज और बताता हूं, पानी कितना बढ़ाएं कि आपको बल्किंग ऑफ सैंड मिलेगी? तो 4 से 6% आप मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाओगे। क्या? मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाओगे किसमें? सैंड में, तब जाके आपको 20 से 30% इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड मिलेगा। क्लियर है? इससे ज्यादा करोगे तो आपका अपरेंट कोहेजन खत्म हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 91 क्या कह रहा है? द वॉइड रेशियो ऑफ अ गिवन सॉइल ए इज ट्वाइस दैट द अनदर सॉइल बी। लिखो EA is equals to 2 times of EB. EA is equals to 2 times of EB. While the effective size of particles of a soil A is 1/3. Effective size मतलब D10 is 1/3 of किसका? A का 1/3 of D10 of B. The ratio of height of capillary rise पूछ रहा है, height of capillary rise का रेशियो मतलब H किसका? A का। A सॉइल A टू दैट इन B, ये देख लेना, A टू B पूछ रहा है कि B टू A, तो A टू B पूछ रहा है, B टू A पूछ रहा है, ठीक है, ये आपको बताना है। चलो, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज का फॉर्मूला E और D10 के रिस्पेक्ट में क्या होता है? देखो, एलन हेजन एक साइंटिस्ट हुए, एलन हेजन ने आपकी ये प्रॉब्लम इजी कर दी। कैसे? रिलेशन दी, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज क्या होता है? C अपॉन E इंटू D10, C अपॉन E इंटू D10। क्लियर? इसको पैक करते हैं जरा। ये हो गया। तो आपके पास E भी है और D10 भी है, आप ये सॉल्व कर सकते हो। हाँ कर सकते हो। C क्या है? एलन हेजन कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 0.1 से 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन्होंने बताई है। ये क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, चलो पुट करो। अब तो वैल्यू पुट करने का खेल है। तो देखो, C अपॉन E D10 किसका? A का, डिवाइडेड बाय C अपॉन E D10 किसका? B का। C से C तो कैंसिल हो जाएगा, तो E D10B ऊपर गया, तो E D10B मतलब E D10B डिवाइडेड बाय E D10A। क्लियर है? तो E B का E लिखो, कहाँ गया यार? लिखा, हाँ देखो, EB हो गया, ठीक है। D10B का क्या लिख सकते हो आप? 1/3 ऑफ D10B लिख दो, D10B का लिख दिया, ठीक है। EA B के टर्म में लिखो, क्या? 2 टाइम्स ऑफ EB। क्लियर है? अब D10A B के टर्म में एक ही टाइप में बना रहे ना हम, तो 1/3 ऑफ D10B, तो 1/3 है तो 3 ऊपर जाएगा। ओके, 3 ऊपर गया सर, तो D10B। ये जब ये एंजॉय हो जाएगा ना, ये एंजॉय विद दिस, D10 एंजॉय विद D10, तो 3/2, तो कितना जाएगा? 1.5। रेशियो क्या आ गया? 1.5। क्लियर है? रेशियो क्या आ गया? 1.5। चलो, एलन हेजन ने तो ये दिया था, एक और मैं बता देता हूं आपको। क्या? हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। देखो, लिख लो, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज क्या होता है? 4 सिग्मा cos थीटा बाय
WD क्या, स्पेसिफिक वेट। यहाँ पे हमारे केस में हम किसका पढ़ रहे हैं, फ्लूइड का, तो इधर हम यूनिट वेट ऑफ वाटर लिख सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पहले किया साफ, इसको लिखेंगे हम गामा WD, ये हो गया, इसमें लिख सकते हो आप। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, इसके एक केस ये बनता है कि जो साइज ऑफ वॉइड क्या होगा, जो पानी फ्लो होगा वाइड से फ्लो होगा, तो वो D10 जो ये क्या है, साइज ऑफ वाइड है, ये जो है साइज ऑफ वाइड, ये मान के चलते हैं कि ये जो साइज ऑफ वाइड D10 मतलब इफेक्टिव ग्रेन साइज के 1/5 के बराबर होगा, या 20%, और 20% ऑफ D10, ये 1/5 तो 20% एक ही बात है। ठीक है, 20% ऑफ D10 होगा। ठीक है, तो HC क्या आ जाएगा आपका, D10 इधर लिख दिया आपने 4 सिग्मा, थीटा की वैल्यू हमने 0 ले ली। ठीक है, 0 ले ली, गामा WD, D कितना है आपका, D10/5, तो HC कितना हो जाएगा आपका 20 सिग्मा बाय गामा WD10। ये किस में आ गया आपका, इफेक्टिव ग्रेन साइज और सरफेस टेंशन के टर्म में आपकी हाइट ऑफ कैपिलरी राइज आ गई। हाइट ऑफ कैपिलरी राइज किस में आ गई आपकी, 20 सिग्मा W गामा W/D10, आपको सिग्मा दिया हो, D10 दिया हो, आप सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 92 क्या कह रहा है, स्ट्रेटम ऑफ अ सॉइल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ इक्वल थिकनेस। ये तो सवाल अपन लास्ट सेशन में कितना कर चुके हैं, चलो इसको फिर से यहाँ सॉल्व कर देते हैं, खत्म करते हैं। चलो 3 लेयर है, इक्वल थिकनेस बोला ना, एक मिनट लाइन सेलेक्ट कर लेता हूं, बोथ ऑफ ये इक्वल थिकनेस की है, तो देखो ये इक्वल थिकनेस है। ठीक है, तो इसको मान लिया Z, इसको मान लिया Z, Z, थिकनेस बोल दी इसकी Z और Z। चलो आगे पढ़ो, क्या बोल रहा है, द परमेबिलिटी ऑफ बोथ द टॉप एंड द बॉटम लेयर है 10⁻⁴, तो K1 ऊपर लेयर की कितना 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, बॉटम लेयर की K3 इज इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। मिडल लेयर एंड दैट ऑफ द मिडल लेयर इज 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये K2 इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इधर थोड़ा सा मैं गलत लगाता हूं, क्या 10⁻⁴ और 10⁻⁴ है, इसको भी उसी बेस पे बना दें क्या, उसी पावर पे बना दें क्या, देखो कैसे, इसको 10 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर। चलिए, देन द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पूछ रहा है फॉर द एंटायर कंपोजिट्स ऑफ द सॉइल, तो देखो के एवरेज, कलर बदल लेते हैं जरा, कलर बदल लेते हैं। ठीक है, तो के एवरेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, किसमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है, समेशन ऑफ, याद करके आए हो, बोलो KI/ZI अपॉन समेशन ऑफ ZI, ये बहुत कर चुके हैं, बोलते चलो लिखते चलो। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करनी है अब डायरेक्ट, इधर से लिखना शुरू करता हूं, के एवरेज H इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो KI/ZI मतलब K और Z का इनटू, तो Z तो कॉमन है, चलो मैं लिख देता हूं फिर भी, Z इनटू, एक मिनट, 10⁻⁴ इंटू Z, ये हो गया पहला, K1 Z1, फिर K2 Z2 क्या हो गया, समेशन करना है तो क्या 10 इंटू 10⁻⁴ इंटू Z प्लस 10⁻⁴ K3 Z3 इंटू Z, क्लियर है। समेशन ऑफ Z कितना, थिकनेस Z प्लस Z। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 1 और 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 10 1 1 कितना 12 इंटू 10⁻⁴ इंटू Z डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ Z, Z एंजॉयस, तो 4 इंटू 10⁻⁴, इधर लिख 4 इंटू 10⁻⁴, 4 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यूनिट तो कहीं चेंज हुई नहीं, तो लिख देता हूं। ठीक है, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। चलो समझ आया, ये फॉर्मूला याद होगा तो बन जाएगा। यूनिफॉर्म कोलैप्सिबल सैंड स्ट्रेटम 2.5 मीटर, देखो H की वैल्यू कितनी दी है उसने, 2.5 मीटर थिक, हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इट्स सैंड एज 2.65, तो G कितना दिया है इसने 2.65, अ नेचुरल वाइड रेशियो E कितना दिया है आपके पास 0.65, हाइड्रोलिक हेड रिक्वायर्ड टू कॉज क्विक कोलैप्सिबल सैंड कंडीशन। ये कितनी बार ये सवाल लगा लिया, हमें तो लगता है ये रिपीट हो गया, कैसे देखो, तो लगाओ, तो I की वैल्यू कितनी होगी G-1/1 प्लस E। ठीक है, तो G-1 2.65
2.65 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई, ई इज 0.65, आई की वैल्यू आ गई 1, इसको सॉल्व करो तो आ गई 1। आई क्या होता है, इधर लिखता हूँ, आई होता है आपका हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी ट्रेवल की h, तो इज इक्वल्स टू है 1। तो हेड लॉस आपको निकालना, मतलब हेड रिक्वायर्ड टू कॉज क्विक सैंड कंडीशन, क्विक सैंड कंडीशन कॉज करने के लिए कितने हेड की रिक्वायर्ड है ये आपको बताना। तो देखो h कितना है आपके पास, h दिया है 2.5, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2.5 मीटर h हेड लॉस, या फिर बोल दो हेड रिक्वायर्ड कितना आ गया आपका 2.5 मीटर। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो 94, कंसिडर द फॉलोइंग अजम्पशंस एज रिगार्ड्स फील्ड परमिएबिलिटी टेस्ट, किसके रिगार्ड में बात कर रहा है उसको हाईलाइट किया, फील्ड परमिएबिलिटी टेस्ट। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। दो चीज आपने सबसे पहले देखनी, द फ्लो इज लैमिनार एंड डार्सीज लॉ इज वैलिड, बोल रहा है कि फील्ड परमिएबिलिटी टेस्ट में द फ्लो इज लैमिनार एंड डार्सीज लॉ इज वैलिड। दूसरा, द फ्लो इज हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्म एट ऑल द पॉइंट्स इन द वर्टिकल सेक्शन, द फ्लो इज हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्म एट ऑल द पॉइंट ऑफ वर्टिकल सेक्शन। तीसरा, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू द टेंजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको फील्ड परमिएबिलिटी टेस्ट के अजम्पशंस पता हैं तो आप इसको सवाल को सॉल्व कर लोगे। क्या, पहला अजम्पशन, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। कैसे, फ्लो इज लैमिनार ये माना हुआ है फील्ड परमिएबिलिटी टेस्ट में, और डार्सी लॉ इज वैलिड, इसके साथ एक चीज और माननी है, फ्लो स्टेडी होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, ये भी हो गया। द फ्लो इज हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्म एट ऑल वर्टिकल पॉइंट, मतलब ये एक वर्टिकल सेक्शन, ये वर्टिकल सेक्शन, ये वर्टिकल सेक्शन, जब ये फ्लो होगा, ये फ्लो होगा, मानते हैं कि हॉरिजॉन्टल होगा, फ्लो होगा हर एक पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल सेक्शन है इस पर हॉरिजॉन्टल होगा। चलिए ये भी ऑप्शन इज करेक्ट। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू द टेंजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो आपको ये अजम्पशन इसके फील्ड परमिएबिलिटी टेस्ट के पढ़ लेने हैं, आपको पता होना चाहिए। तो 1 2 3 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। 95 क्या कह रहा है, इन अ 3 लेयर्ड सॉइल सिस्टम द थिकनेस ऑफ द टॉप एंड बॉटम लेयर ईच आर हाफ द थिकनेस, ये वही सवाल आ गया, आपको पूछेगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द सिस्टम, हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है, फिर से हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट पूछ रहा है। चलिए कर देते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, कैलकुलेशन में बस डिफरेंट है, बाकी तो सब वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्या, देखो सॉइल बनाओ, बनाया, लाइन खींचे, लाइन खींचा, देखो बोल रहा है ना 3 लेयर्ड सॉइल सिस्टम, द थिकनेस, थिकनेस इस बार क्या बोला है, ऑफ द टॉप एंड बॉटम लेयर ईच आर हाफ द थिकनेस, सेम नहीं है इस बार। टॉप लेयर, एक सेकेंड, ये बॉटम लेयर का क्या बोल रहा है, बॉटम लेयर की थिकनेस आपने मानी 2z, आपने मान ली 2z बॉटम लेयर की थिकनेस है। तो टॉप लेयर की थिकनेस बोल रहा है कि हाफ है, किसके, बॉटम लेयर से, और मिडिल लेयर से, और बॉटम लेयर की थिकनेस क्या है, हाफ है मिडिल लेयर से। टॉप और बॉटम दोनों लेयर की थिकनेस मिडिल लेयर से क्या है, हाफ है, तो हमने मिडिल लेयर की थिकनेस मानी 2z। उसके बाद z हो गया ऊपर की और z हो गई नीचे की। चलो, द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द टॉप K1 एंड बॉटम लेयर्स ईच आर डबल द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मिडिल लेयर, तो हमने K2 मिडिल लेयर की परमिएबिलिटी मान ली K, तो ऊपर की कितनी हो जाएगी, डबल 2K, और K3 कितना हो जाएगा 2K। आप इसको Z मानते, Z/2 भी कर सकते हो, लेकिन लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन में सॉल्व भी तो करना है। ऐसे 2Z मान लिया तो हाफ हाफ हो गया Z। चलिए अब कुछ नहीं, क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल। कैसे, देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आपको एवरेज हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी बतानी है। क्या होता है, देखो समेशन ऑफ KI/ZI, बोलते चलो, बोलो बोलो, समेशन ऑफ ZI, बोलो और लिखो, ठीक है। चलो KI/ZI 2KZ, मैं इंटू कर रहा हूं डायरेक्ट, अब 2K इंटू Z प्लस K इंटू 2Z प्लस 2K इंटू Z, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये Z है, Z, ठीक है। चलो नीचे आया तो Z प्लस 2Z प्लस Z, क्लियर, समझ आया। तो ऊपर हो जाएगा 6KZ डिवाइडेड बाय 4Z, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 2 2 जा, ये हो गया 1.5। क्लियर, ये क्या हो गया 1.5। और के तो चल ही रहा था ना, ये के, ये के नहीं यार, ये आएगा इधर,
ये आएगा Z4Z। तो Z और Z एंजॉयस इधर, और 4 6k/4 तो 3/2 इधर आएगा k, ये कितना देगा 1.5k। क्लियर है, समझ आया, कई क्वेश्चन लगा लिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के रिगार्डिंग आप पढ़िए, अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये भी देख लीजिए। क्या पूछा है, किसके रिगार्डिंग, परमेबिलिटी के रिगार्डिंग। पढ़ो, परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक सरफेस एरिया एट गिवन पोरोसिटी। तो देखो हमने परमेबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला बताया था, कॉजने कार्बन, किसने, कॉजने कार्बन ने दिया था, क्या 1/k के गामा बाई म्यू, किसका, फ्लूइड का। अपने केस में फ्लूइड कौन सा है, अपने केस में फ्लूइड है वाटर, E³/1 + E, E³/1 + E इंटू 1/SS²। तो SS का इधर काम है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है, SS। चलो देखो, अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा तो परमेबिलिटी डिक्रीज होगी, या इनवर्स बोल दो, स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगा तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है, चलो पढ़ो, परमेबिलिटी ऑफ अ कोर्स ग्रेन सॉइल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इधर से आप बोल सकते हो ना कि इनवर्स रिलेशन है SS² में, इनवर्स रिलेशन है ना। चलो तो ये तो हो गया करेक्ट। क्लियर, अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्या डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ अ परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल स्पेसिमेन एट एनी स्टेज ऑफ लोडिंग इन ओडोमीटर टेस्ट कैन बी मेड ओनली फिक्स्ड रिंग टाइप ओडोमीटर। अब देखो, ओइडोमीटर क्या है, परमेबिलिटी मेजर करने की एक डिवाइस है। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग रिंग टाइप ओइडोमीटर, और एक तो इसने दिया है फिक्स्ड रिंग टाइप ओइडोमीटर। बोल रहा है कि डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ स्पेसिमेन एट एनी स्टेज ऑफ लोडिंग इन ओइडोमीटर टेस्ट कैन बी मेड बाय दिस। तो फिक्स्ड ओइडोमीटर टेस्ट अपरेटस जो रहेगा उसमें ऐसा सेटअप होता है कि आप डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हो, फ्लोटिंग वाले में नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया सही, ये स्टेटमेंट हो गया सही। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, 1 और 2 दो ही करेक्ट है। यार उधर तीसरा भी बोल रहा है, तीसरा स्टेटमेंट लगता है इन्हें डाला नहीं है। आगे देखें क्या सॉल्यूशन, एक मिनट, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या बोल रहे हैं, परमेबिलिटी डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर मूविंग थ्रू द एक्यूफर। मतलब टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीज होगा तो परमेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये 1 और 2, चलो ठीक बात है, इसको भी इससे समझ सकते हैं कैसे। तो देखो परमेबिलिटी, देखो टेम्परेचर आपका डिक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी बढ़ी तो आपका के क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। के कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट अगर होता तो सही होता, बाकी अपने तो बता दिया 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिलरी प्रेशर इन सॉइल। कैपिलरी प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए और करेक्ट बताइए। क्या बताना है, करेक्ट बताना है कैपिलरी प्रेशर के टर्म में। ठीक है, देखो क्या, पोर वाटर प्रेशर इज नेगेटिव इन कैपिलरी जोन। कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कितनी बार डिस्कस करेंगे यार, पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव होगा कैपिलरी जोन में, सही बात है। वाटर इज इन टेंशन इन कैपिलरी जोन, वाटर टेंशन में हो, क्योंकि सक्शन होगा वाटर का तो ये टेंशन में होगा, सरफेस टेंशन के कारण ही तो कैपिलरी आती है। तो टेंशन वर्ड आ गया, तो देखो वाटर इज इन टेंशन कैपिलरी जोन, क्लियर बात है। कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ कर गया। क्या, कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कैपिलरी होने के कारण, कैपिलरी हो मतलब कैपिलरी एक्शन हो, उसके लिए क्या, साइज ऑफ वाइड मैटर करता है। साइज ऑफ मैटर करता है, तो साइज ऑफ वाइड 1 mm से कम होना चाहिए कैपिलरी के कारण। ठीक है, अब कोर्स ग्रेन सॉइल उसने बोल दिया, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इधर तो गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 1 और 2 आर करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो इधर ही पढ़ सकते हो, कैपिलरी प्रेशर हेड ये होता है HC बराबर C/ED10, सिंस D10 ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज मोर देन फाइन ग्रेन सॉइल, सो HC इज लेस। क्योंकि D10 की वैल्यू जैसे बढ़ेगी तो क्यों कोर्स ग्रेन सॉइल में D10 ज्यादा, तो HC की वैल्यू कम, HC की वैल्यू जैसे ही कम हुई तो कैपिलरी हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया अपना। चलो क्या बोल रहा है, 98 बोल रहा है, एन एक्सटेंडेड लेयर ऑफ सॉइल विथ होमोजेनियस राउंडेड ग्रेन्स हैज 10% ऑफ द मटेरियल फाइनर देन 0.07 mm. The constant to be adopted to determine its permeability has been recommended as 750. अब देखो
D10 क्या होता है? D10 इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, अगर D10 की अब डेफिनेशन पता है तो ही पता चल जाएगा। क्या? Soil with homogeneous rounded grains has 10% of the material finer than। D10 क्या है? वो पार्टिकल की साइज जो 10% से फाइनर है। तो कितनी साइज है? तो D10 की वैल्यू आ जाएगी इधर भाई 0.07 mm। बस इतना ही ट्विस्ट था इधर, ठीक है। द कांस्टेंट टू बी अडॉप्टेड टू डिटरमाइन, तो परमेबिलिटी सी की वैल्यू क्या दे दी है इन्होंने? सी की वैल्यू दे दी 750 दे दी। आपको बताना व्हाट इज परमेबिलिटी, तो एलन हेजन ने परमेबिलिटी की बात भी कर दी। एलन हेजन ने राइज ऑफ कैपिलरी राइज भी बताया था, एलन हेजन ने परमेबिलिटी का फॉर्मूला दिया क्या? K इज इक्वल टू सी डी टेन स्क्वायर। सी डी टेन स्क्वायर ये किसने दिया? एलन हेजन ने, ठीक है। चलो के सी की वैल्यू कितने दे दी इधर? 750। डी टेन कितना है? 0.07 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो फटाफट। सॉल्व किया 0.07 स्क्वायर इंटू 750 इज इक्वल टू 3.675। यस, डी में ऑप्शन मिल गया 3.67। ऑप्शन मिल जाता है तो मजा आ जाता है ना, मीटर पर डे, अलग खुशी मिलती है। चलो देखो एक चीज मैं और बता दूं इधर, अगर ये सी की वैल्यू नहीं देता, अगर ये सी की वैल्यू नहीं देता तो एलन हेजन ने सी की वैल्यू दी है। सी की वैल्यू एलन हेजन ने बोला कि 100 लेके आप चल सकते हो। क्लियर है? 100 लेके आप चल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो 99। A soil sample has an average grain diameter as 0.03 mm। तो soil sample का average grain diameter मतलब D10 दिया है उसने, कितना? 0.03 mm। The size of interstices की साइज दी है, मतलब ये क्या होता है? ये होता है void, साइज ऑफ void। interstices मतलब जिससे पानी फ्लो होता है, तो ये हो गया void की साइज इज 1/8 ऑफ द मीन ग्रेन डायमीटर। मीन ग्रेन डायमीटर तो ये बोल दो, इसको बोल दिया क्या? स्मॉल r इज इक्वल्स टू D10 बाय 8। क्लियर है? 1/8 है। कंसिडर सिग्मा ऑफ वाटर, मतलब सरफेस टेंशन की वैल्यू है, सिग्मा है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है 0.075 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। द वाटर विल राइज इन द क्ले ऑफ हाइट। आपको कैपिलरी हाइट इधर फिर से बतानी है। चलिए देखो क्या हमने बताया था, एच सी इज इक्वल्स टू, एच सी किसके टर्म में बताना है अब आपको? ये एच सी आपको बताना है सिग्मा के टर्म में। क्या? 4 सिग्मा। अच्छा मैंने एक चीज और बताई थी, क्या? जो साइज ऑफ वॉइड था वो D10/5 ले लिया था अपन ने, इधर इसने करके दे दिया है, लिख के दे दिया क्या? R इज इक्वल टू D10। तो अब वो नहीं कि वो वाला लगा दोगे, अब यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है? इंटरसाइजेस की साइज का मतलब होता है रेडियस। अगर मैं आपसे बोलूं कि डाया क्या हो जाएगा इसका, तो डाया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R विच इज इक्वल टू D10/8। ये बस इतना सा ट्विस्ट है, इधर आपको देख लेना। तो ये कितना हो जाएगा? D10/4। क्लियर है? ये हो जाएगा D10/4। तो क्या? 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय गामा डब्ल्यू इंटू डी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू तो 0 है ही नहीं क्योंकि इधर, तो 4 सिग्मा, सिग्मा कितना? 0.075। गामा डब्ल्यू कितना? गामा डब्ल्यू किसे पूछा? ग्राम पर सीसी। गामा डब्ल्यू कितना? 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? D10/4। D10/4, D10 कितना है? 0.03। पुट कर दो 0.03/4। क्लियर? चलो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो फटाक से। ये कितना गया? 4 मीटर। 4 मीटर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बस इतना याद रखना कि जो ये साइज ऑफ इंटरस्टाइसिस दिया है ना, वो क्या है? ये रेडियस दी है इंटरस्टाइसिस की, ठीक है। बस इतना याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन, चलो 100वें क्वेश्चन है, ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अ सॉइल हैज द डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ 6 × 10⁻⁷ डिस्चार्ज वेलोसिटी 6 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। सेंचुरी है भाई एनर्जी के साथ। एंड वाइड रेशियो ऑफ 0.5। ई कितना है आपके पास? 0.5। इट्स सीपेज वेलोसिटी, फिर से वही पूछ लिया, क्या होता है? डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। क्लियर है? पोरोसिटी आप निकाल लो, कैसे? इससे तो हम खेलते हुए आए हैं। क्या? n इज इक्वल्स टू E/1 + E। तो E क्या है? E क्या है आपके पास? E दिया है 0.5 इज
0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5, 1 प्लस 0.5 विच इज इक्वल्स टू 1/3, विच इज इक्वल्स टू 1/3। तो निकाल दो वीडी कितना दिया है 6 इंटू 10⁻⁷, एन कितना निकाला आपने 1/3। तो सीपेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, सीपेज वेलोसिटी आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁷ यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ढूंढ लो भाई, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 18 पहले ही मिल दिया, भला हो इसका। ठीक है, 18 मीटर पर सेकंड, ये 100 सवाल अपने हो गए। ठीक है, चलिए यहाँ हमारा सेशन खत्म, अपना सेशन यहाँ पर खत्म। आप रिवीजन कर रहे हैं ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये वीडियो लगा अच्छा तो आप करिए लाइक, डाउट पूछना है तो कमेंट्स में आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इस चैनल की चाहिए अगर पीडीएफ, सॉरी चैनल की नहीं, अगर आपको ये हमने जो किया है उसकी पीडीएफ चाहिए तो AEC प्लस ऐप पर आपको मिल सकती है। ठीक है, आप रिवाइज कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं, आप रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में फिर से आएंगे। प्लीज रिवीजन ही कीजिए, 100 सवाल हम कर चुके हैं, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और सवाल हम करते जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।